हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 2, जिसका नाम है पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। चैप्टर का नाम है पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? आप अपने स्कूल, घर तथा आसपास अनेक वस्तुएं देखते हैं जिनका आप दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। यानी हमारे आसपास जितने भी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, स्कूल हो, घर हो या हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं, जितने भी आप अभी अपने आसपास देख पा रहे हो, जो हम दैनिक जीवन में डेली उपयोग करते हैं, जैसे कि तख्त, कुर्सी, खुरपी, हवा, पेड़ पौधे, पेन, बुक्स, मेज, ये सब क्या है? ये सब पदार्थ है, ये सब वस्तुएं हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं मनुष्य द्वारा बनाई गई है और कुछ प्रकृति में पाई जाती हैं। ये सभी पदार्थ से मिलकर बनी होती हैं। यानी जितनी भी हम वस्तुओं का उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, वो या तो मनुष्य द्वारा बनी होंगी या फिर वो प्रकृति में पाई जाती हैं। ठीक है, ये सभी पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं। जितने भी हम चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे पेन है, पेन प्लास्टिक, इंक और इसमें अन्य बहुत सारे पदार्थ लगे हुए हैं, जैसे ये इसकी निब हो गई। तो ये अलग अलग पदार्थों से मिलकर बनी होती है। हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है और जो स्थान घेरती हैं, जैसे कि किसी चीज का जो वेट है, इस जिसमें वजन होता है और वह यानी कोई थोड़ी बहुत जगह भी घेर रही है। जैसे ये पेन है, ये इतनी जगह घेर रहा है, जितनी जगह घेर रहा है और उसका कुछ ना कुछ वजन भी है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे पदार्थ कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता है और उसमें भार होता है। जितनी भी वस्तुएं, जितने भी दुनिया की जो भी चीज स्थान घेरेगी और उसमें भार भी होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? पदार्थ कह देते हैं। आगे है, आइए प्रतिदिन उपयोग होने वाली कुछ निर्जीव वस्तुओं को अपने परिवेश से एकत्रित करें। यानी हम अपने आसपास से बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। इन्हें संग्रहित करने के बाद हम देखते हैं कि ये किन किन पदार्थों से मिलकर बनी हुई है। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी हुई है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। बाल्टी प्लास्टिक और लोहे से बनी होती है, यानी कुछ बाल्टी ऐसी होती है जो प्लास्टिक की होती है, कुछ बाल्टी लोहे की होती है। खुरपी लोहे और लकड़ी से बनी हुई होती है। हम देखते हैं कि कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है तथा ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती है। जैसे हमने पेन लिया, अब पेन प्लास्टिक, इंक और निब, यानी ये जो भी ये मेटल है, इससे मिलकर बनी हुई है। तो इसमें कितने पदार्थ हुए? इसमें 3 तरह के पदार्थ हो गए। अब कुछ चीज़ ऐसे, जैसे पेन की कैप, ये पेन की कैप सिर्फ प्लास्टिक से मिलकर बनी हुई है, तो ये एक ही पदार्थ से मिलकर बनी हुई है, जबकि पूरा पेन तीन पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो केवल एक ही पदार्थ से मिलकर बनते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कुछ वस्तु ऐसे होते हैं जो कई पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। जिस कार्य के लिए हमें वस्तु बनानी होती है, उसी के अनुसार हम पदार्थ को भी चुनते हैं। जैसे गिलास कांच और स्टील के बनाए जाते हैं। कुछ गिलास कांच के भी होते हैं और स्टील के भी बनाए जाते हैं, जैसे हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अपनी आवश्यकता के अनुसार हम पदार्थ चुनते हैं कि हमें वही प्लास्टिक का बनाना है, कांच का बनाना है, स्टील का बनाना है या किसी लकड़ी या किसी और अन्य पदार्थ का बनाना है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि लोहे से क्या क्या मिलकर बनती है? पेंच, कील, बर्तन, औजार और भी बहुत सारी अन्य चीज़ें। लकड़ी से जितने भी फर्नीचर हैं, सभी लकड़ी से मिलकर बनते हैं। क्या? फर्नीचर लकड़ी से मिलकर बने हुए होते हैं। कांच से, जैसे कि कुछ बर्तन, कांच से शीशा इत्यादि मिलकर बनते हैं। मिट्टी से मिट्टी के भी बर्तन होते हैं और भी और अन्य पदार्थ भी होते हैं। इसी प्रकार से वस्तु के बनाने में कई प्रकार के पदार्थ का उपयोग होता है। जैसे खुरपी, खुरपी किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है? लोहा और लकड़ी। चश्मा आपका कांच से और प्लास्टिक से या फिर किसी भी मेटल से। शर्ट आपकी कपड़े से और प्लास्टिक के बटन लगे हुए होते हैं।
छाता आपका प्लास्टिक या फिर मतलब कपड़े या फिर मतलब अन्य पदार्थ से, और उसमें थोड़ा कुछ मेटल भी लगा हुआ होता है। ठीक है। पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता एवं आधार। आप अपने आस पड़ोस में बहुत सी वस्तुएं देख रहे हैं। हर एक वस्तु अपने अपने गुणों और उपयोगिता के आधार पर एक दूसरे से अलग है। यानी कि हम जितनी भी अपने आसपास वस्तुएं देखते हैं वो अपने गुणों के आधार पर या उपयोगिता के आधार पर अलग अलग है। जैसे स्टूल, स्टूल बैठने के काम आता है, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी भी अन्य सामान को रखने के काम आता है। जबकि जो ये बाल्टी या फिर डस्टबिन है ये कूड़ा डालने के काम आती है। या फिर अगर बाल्टी है तो मतलब अन्य हमारे बर्तनों में काम आएगी। यातायात के कुछ साधनों में काम आती है। साइकिल भी ऐसे ही काम आती है। ग्लास हमारे बर्तन है। पंखा, क्या पंखा बर्तन है क्योंकि इसके गुण और इसकी उपयोगिता इससे अलग है। ये पानी पीने के काम आता है, या कोई भी लिक्विड, कोई भी द्रव हम ग्रहण कर सकते हैं उसके काम आता है। लेकिन पंखा हमें हवा देता है। ठीक है, तो दोनों के गुण और उपयोगिता अलग अलग हैं। वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। जैसे हमने एक एक ग्रुप में रख दिए सारे बर्तन, एक ग्रुप में रख दिए सारे फर्नीचर, एक ग्रुप में रख दिए सारे यातायात के साधन, और एक ग्रुप में रख दिए जिनसे हम मतलब कुछ ऐसे काम कर सकें, अपने कामों को आसान कर सकें। जैसे ये हो गया, पेना हो गया, हथौड़ी होगी, ये प्लास हो गया। तो ये सब एक कैटेगरी में, ये औजार हैं, ये एक कैटेगरी में आ गए, ये एक ग्रुप में आ गए। फर्नीचर एक ग्रुप में आ गया, यातायात के साधन एक ग्रुप में आ गए, बर्तन एक ग्रुप में आ गए। ठीक है, तो इनके गुणों, इनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में वर्गीकृत कर दिए गए। इस क्रिया को ही क्या कहा गया? वर्गीकरण कहा गया। किस क्रिया को? किसी भी वस्तु को उसके लक्षणों के गुणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहा गया। यानी अलग अलग समूह में बांटना किसी भी वस्तु को वर्गीकरण कहा गया। पदार्थ की बाह्य संरचना के आधार पर वर्गीकरण भौतिक वर्गीकरण कहलाता है, और आंतरिक संरचना के आधार पर जो वर्गीकरण किए जाते हैं उन्हें रासायनिक वर्गीकरण कहा जाता है। भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ को ठोस, द्रव और गैस में विभाजित किया जाता है, जबकि रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ को तत्व, यौगिक और मिश्रण में विभाजित करते हैं। जैसे कि भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण, तो भौतिक वर्गीकरण क्या है? हम किसी चीज को देखकर, छूकर या उसके उपयोगिता के आधार पर हम उन्हें समूह में बांट सके। जैसे कि हमने बांट दिया बर्तन, हमने अलग कर दिया फर्नीचर, हमने अलग कर दिए औजार। ठीक है, तो बर्तन, अब बर्तनों में जैसे आ गया गिलास, चम्मच, बाल्टी, ये सब मतलब और भी अन्य, ये सब क्या है? ये सब बर्तन हैं। तो हमें पता है ये सब हमारे रसोई घर में या हमारे खाने बनाने के काम में आते हैं। तो इसीलिए ये हमने एक इनका अलग एक ग्रुप बना दिया कि ये बर्तन हैं। उसके बाद है फर्नीचर। फर्नीचर मतलब जो हमारे मतलब आराम करने, उठने बैठने के काम आए, जैसे कि कुर्सी, मेज और सोफा, और भी बहुत सारी चीज। ठीक है, औजार में जैसे हथौड़ी, प्लास, पेना, ये चाबी पेन, ये है पेना। ठीक है, तो ये सब औजार हैं जो हमारे काम आते हैं। तो इनका एक अलग ग्रुप है, बर्तनों का, फर्नीचर का एक अलग ग्रुप है और औजार का एक अलग ग्रुप है। अब हमने इन्हें आंतरिक संरचना के आधार पर नहीं बांटा, हमने इन्हें बाह्य संरचना के आधार पर बांटा है कि इनके लक्षण क्या हैं, ये कहाँ कहाँ उपयोग आते हैं। तो जो एक तरह के मतलब एक तरह की वस्तुएं जो एक ही प्रकार के काम में उपयोग आते हैं,
उपयोग होते हैं उन्हें एक ग्रुप में रख दिया। ये सब आराम के यानी बैठने उठने के काम आते हैं तो फर्नीचर में आ गया। औजार हमारे एक अलग कैटेगरी में आ गए। ठीक है, अब है भौतिक वर्गीकरण कितने प्रकार का। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर वस्तुओं के प्रकार, वस्तुओं के प्रकार या सॉरी पदार्थ के प्रकार, ऐसे लिख लो, पदार्थ के प्रकार। तो पदार्थ कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। और रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ के प्रकार, यानी रासायनिक यानी उनकी आंतरिक संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, तो उन्हें भी 3 भागों में बांटा गया, जैसे कि तत्व, यौगिक और तीसरा है मिश्रण। तीसरा हो गया मिश्रण। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर भी 3, जैसे कि ठोस, द्रव और गैस। और रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर भी 3, तत्व, यौगिक और मिश्रण। भौतिक संरचना के आधार पर प्रत्येक पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, जैसे ठोस, द्रव, गैस। जैसे हम पानी की हम तीनों अवस्थाएं देखते हैं। तो पानी जब बर्फ बन जाता है तो उसकी अवस्था कैसी होती है, ठोस। कैसी होती है, ठोस। दूसरा है पानी, जब वह द्रवित होगा यानी मतलब पानी ही होगा तो द्रव अवस्था में होता है। और जब उसकी भाप बन जाती है, जब पानी की भाप बन जाती है तो वह किस रूप में होता है, गैस रूप में। ठीक है, जब बर्फ बन जाता है तो ठोस, जब पानी जो अपनी अवस्था में मतलब नेचुरल रहता है वो द्रव अवस्था में रहता है, और भाप जब बन जाता है तब गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो इस एक पदार्थ की तीनों अवस्थाएं हैं, जिसे आप सामान्य समझ सकते हैं। ठीक है, ठोस का मतलब है जिसे हम छू सकते हैं, जिसे अगर हमने ऐसे, ये पेन है, पेन को मैंने रख दिया, क्या इसकी आकृति में, इसकी आकार में, इसकी प्रकृति में कोई भी जरा भी कुछ भी मतलब कुछ भी परिवर्तन नहीं आया। ठीक है, लेकिन क्या मैं अगर ऐसे ही पानी को ऐसे गिरा दूं तो क्या उसकी भी जो भी उसका आकार है उसमें परिवर्तन आएगा या नहीं, बिल्कुल आएगा। अगर मैं पानी को गिरा देती हूँ तो वह यहाँ पूरे इसमें फैल जाएगा। ठीक है, तो ठोस क्या होंगे, जो अपना आकार नहीं बदलते, वो ठोस होते हैं। जो अपना आकार बदलते हैं मतलब ये आकार बदल लेते हैं। जैसे अगर हम पानी को गिलास में रख दें तो वह गिलास की ही का आकार ही धारण कर लेता है। लेकिन अगर हम बाल्टी में रख दे तो बाल्टी का धारण कर लेगा, लोटे में रख दे तो लोटे का धारण कर लेगा। ठीक है, तो हम उसे जिस भी बर्तन में, जिस भी अवस्था में रखेंगे वह उसी की अवस्था को ग्रहण कर लेता है, वह द्रव होता है। गैस क्या होगा, गैस होगा मतलब कि अगर हम उसे छोड़ दें तो वो किसी का आकार धारण नहीं करता। जैसे कि परफ्यूम को अगर हम कमरे के एक कोने में छिड़क देंगे तो उसकी सुगंध पूरे कमरे में फैल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगरबत्ती को अगर हम कहीं भी जलाकर कहीं भी रख दे, उसकी सुगंध धीरे धीरे करके पूरे कमरे में फैल जाती है। तो ये धुएं का वो कौन सा रूप है, वो गैस होगा। ठीक है, और परफ्यूम इसके है, जैसे कि परफ्यूम गैस ही रूप में, जैसे कि गैस सिलेंडर है, उसे अगर खुला छोड़ दे गैस को तो उसकी भी थोड़ी देर में जो गैस है उसकी जो दुर्गंध है वो पूरे घर में फैल जाती है और पता चल जाता है कि अच्छा कहीं से लीक हुआ है। ठीक है, तो ये फैलता है, ये किसी का आकार धारण नहीं करता, ये फैल जाता है। लेकिन द्रव जिस अवस्था में रहेगा उसी का आकार धारण कर लेता है। ठोस अपनी अवस्था को परिवर्तन नहीं करता।
ठीक है, जैसे इसमें दिया है, आपने नारियल का तेल देखा होगा, जाड़े के मौसम में यह बर्तन में ठोस के रूप में जम जाता है। जो नारियल का तेल होता है सर्दियों के समय पर वह ठोस बन जाता है। ठीक है, गर्मी में वह तरल यानी द्रव रूप में रहता है, यानी एक लिक्विड फॉर्म में रहता है, वह मतलब पानी की तरह बन जाता है। और मोम ठोस रूप में है, फिलहाल जैसे मोमबत्ती है तो वह कैसी होती है, ठोस होती है। लेकिन जब हम मोमबत्ती को जब जलाते हैं तो उसका मोम धीरे धीरे पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यदि हम द्रव मोम को गर्म करते जाएं तो यह मोम वाष्प बनकर उड़ जाता है। अब आपने ध्यान दिया होगा, जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो जितना मोम जलता है उतना रहता नहीं है, बाद में जलने के बाद जो भी बचता है वो उतना नहीं रहता, वो कम रह जाता है। बाकी का कहाँ गया, बाकी का भाप बनकर उड़ जाता है। ठीक है, जल को दैनिक जीवन में हम बर्फ, द्रव और जलवाष्प के रूप में देखते हैं। ये तो मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद है ठोस। ठोस, कांच की गोली को एक थैले से निकालकर हाथ में ले, फिर गिलास में रख दे, और क्या उसकी बनावट और आकार में कोई परिवर्तन आता है। वही बात है कि जिस भी वस्तु का अगर आकार कहीं भी रख दो, उसे कहीं भी रख दो, अगर उसका आकार परिवर्तन नहीं हो रहा तो वह ठोस है, अगर आकार में परिवर्तन आ रहा है तो वह द्रव होगा। ठीक है, आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। कांच की गोली को थैले में ले और हाथ में ले या गिलास में ले, इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। इसका आकार भी निश्चित होगा और इसका आयतन भी निश्चित होगा। ठीक है, इससे स्पष्ट है कि ठोस पदार्थों का आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। आकार व आयतन निश्चित होते हैं इसके। ठीक है, ठोस पदार्थों में कण बहुत पास पास होते हैं, इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, इन्हें एक साथ बांधे रखता है, और ठोस पदार्थों के कण अपने स्थान पर लगभग स्थिर होते हैं। इसी कारण इनकी आकृति व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। अब इसमें कहा गया है कि जो ठोस होते हैं ना, ठोस के जो कण होते हैं वो बहुत ही एक दूसरे से बिल्कुल मिले मिले होते हैं। ठीक है, यानी बहुत ही पास पास होते हैं। जिसके पास पास क्यों होते हैं, क्योंकि उनके बीच में आकर्षण बल होता है, और आकर्षण बल इन्हें एक दूसरे से मतलब एक दूसरे को बांध कर रखता है, हिलने डुलने नहीं देता। तो यह है ठोस। ठीक है, ये दो कण हैं, इनके बीच में आपस में आकर्षण बल है। अगर आकर्षण बल टूट जाए तो ये दूर दूर हो जाएंगे और फिर यह अपनी शेप को चेंज कर सकता है। लेकिन क्योंकि इनके बीच में आकर्षण बल होता है तो यह इसके आकार और आयतन को चेंज नहीं होने देता। अब आयतन क्या होता है, आयतन का मतलब है हम मतलब कि अगर यह एक वस्तु है और यह जिस आकार में रखी हुई है उसी आकार में रखी हो, हम किसी भी मतलब कि जितनी है उतनी ही रहे, चाहे हम इसे गिलास में रख दें, चाहे अभी ये मेज पर रखी है इसमें रख दें, चाहे मैं इसे हाथ में ले लूँ, ये इतनी ही रहेगी, ये कम या ज़्यादा नहीं हो सकती। ऐसे ही पानी है, अगर हम पानी को गिलास में लें तो भी वो उतना ही रहेगा, अगर हम उसे बाल्टी में लें तो भी इतना ही रहेगा, उसका भी आयतन चेंज नहीं होता। अब ठोस में देख लो, ठोस का क्या क्या, ठोस का आकार और आयतन, आकार व आयतन निश्चित। ठीक है, आकार व आयतन निश्चित, यानी जो वस्तु जितनी है उतनी ही रहे, ना तो उससे कम हो ना ही उससे ज़्यादा हो। उसके बाद है हमारे पास में द्रव। अब ये द्रव, इसके जो अणु होते हैं यानी इसके जो बीच के कण होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इनका जो आकर्षण बल होता है वो थोड़ा कम होता है, इसलिए जो कण होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, तो इनमें स्पेस रहता है, हिलने डुलने का स्पेस रहता है, जिसकी वजह से यह अपना आकार चेंज कर सकते हैं। तो जो जैसे कि ये हो गया द्रव। अब द्रव में जैसे पानी,
पानी को गिलास में लेंगे तो उसकी अवस्था को तो पानी की जो गिलास की अवस्था है उसी को परिवर्तन कर लेगा। बाल्टी में लेंगे तो बाल्टी की जो आकार है उसका उसी में परिवर्तित हो जाएगा, या बाकी जिस भी आकार में रखेंगे उसी आकार में वो बदल जाता है। तो इसीलिए इसका आकार तो अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है क्योंकि बदल जाता है। लेकिन आयतन आयतन निश्चित होता है क्योंकि आयतन तो नहीं बदलता, आयतन नहीं बदलेगा। हम इसे गिलास में रखें, बाल्टी में रखें या कहीं भी रखें, उस जितना है पानी, अगर 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा। गिलास में ले या किसी और बर्तन में आप लेकर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास गैस। गैस के जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में आकर्षण बल बिल्कुल नगण्य होता है, यानी बिल्कुल जीरो के समान होता है। ठीक है, यह है गैस, जिसकी वजह से वह अपना आकार भी चेंज कर लेते हैं और आयतन भी चेंज कर लेते हैं। जैसे कि हो गया परफ्यूम ही ले लो, जैसे हुआ परफ्यूम। तो परफ्यूम जो होगा उसकी अगर हम परफ्यूम को एक जगह पर रख के छिड़क दें तो उसकी जो सुगंध है वो बहुत दूर तक भी आ सकती है। इसका मतलब अगर उसका आकार अनिश्चित होगा, यानी अगर वो अपने आकार में परिवर्तन करेगा तो ही तो वह एक जगह से दूसरी जगह उसके कण जा सकते हैं। और अगर कण एक जगह से दूसरी जगह चले गए तो आयतन भी अनिश्चित होता है। इसका आयतन और आकार अनिश्चित होता है। हम गैस को संपीड़ित करके यानी उसे दबाकर लिक्विड फॉर्म में कर लेते हैं, और लिक्विड फॉर्म में करने के बाद उसे एक छोटी सी बोतल में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उस पूरी बोतल को ऐसे ही खुला छोड़ दें तो वह धीरे धीरे उड़कर भाप बनकर उड़ जाएगा। अब गैस के रूप में उड़ जाएगा तो वह अपना आकार और आयतन निश्चित कर लेगा। आयतन का मतलब है पूरे कमरे में फैल जाएगा, तो उसका आयतन जिसके कण होंगे वो एक बड़े कमरे में फैल चुके होंगे। एक छोटी सी बोतल से पूरे बड़े कमरे में फैल चुके होंगे तो उसका आयतन एक छोटी बोतल से एक कमरे के आयतन के जितना हो जाएगा। तो इसका आकार भी अनिश्चित होता है और आयतन भी इसका अनिश्चित होता है। तो यहाँ तक हम कर चुके हैं। मैंने ये आपको समझा दिया है, ये आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये जो मैंने बताया है इसमें वही सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो कल हम दूसरे पार्ट में इसका ये यहाँ से शुरू करेंगे और ये लगभग चैप्टर 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।